हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अविनाश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं पीएन इंस्टीट्यूट लाइव वीडियो लेक्चर्स में। और आज गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड का पेपर हुआ है मैथ्स का, जो कि मेरे सामने है यहाँ स्क्रीन पे। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और पेपर का पूरा थ्रू आउट क्वेश्चन टू क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, है ना। वैसे मैंने पूरा पेपर देख लिया है, पेपर बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा ही इजी था स्टैंडर्ड के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। हाँ, कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले थे। यदि आपकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो वहाँ आप थोड़ा अटक सकते थे। हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ किस किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए, जो कि इस पेपर का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 2m-1। तो आपको बताना है m की वैल्यू, कि m की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 306 और 657 का HCF निकाल लेते हैं। तो 306 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6, and 3 5s are 15, 3 1s are 3 17s are 17 1s are। तो 306 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं हमारे पास 2 to power 1, 3 to power 2 एंड 17 to power 1। और ऐसे ही 657 के हो रहे हैं 3 to the 6, 3 1s are 3, 3 9s are 3 7s एंड 3 3s are 73। तो प्राइम नंबर है, यानी 657 हो रहा है आपके पास 3 to power 2 इंटू 73। तो HCF तो वैसे ही इसका 3 to power 2 आ रहा है। तो HCF आ रहा है 3 to power 2 यानी 9 इज इक्वल्स टू 2m-1। यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। 2m इज इक्वल्स टू 10, तो m इज इक्वल्स टू 5। दैट इज ऑप्शन सी, राइट। इसको मिटा देते हैं, ये रफ वर्क है हमारा। ओके, देन क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आर जीरो, तीन में से दो जीरोस जो है वो जीरो दिए हुए हैं, तो आपको बताना है तीसरा क्या होगा। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये आउट ऑफ सिलेबस था, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ था, बट हाँ एक रिमार्क करके टॉपिक दिया हुआ था। तो जनरली स्कूल्स में ही पढ़ाया जाता है, तो मैं इसको एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मानूंगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बहुत ईजी चीज़ है, आप कर सकते हो। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें बोला हुआ है कि दो रूट्स, इसके तीन रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, और तीन ही रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। तीनों का सम, तीन में से दो का प्रोडक्ट का सम और तीनों का प्रोडक्ट, ये तीन रिलेशन होते हैं। और ये होते हैं -b/a, ये होता है c/a और ये होता है -d/a। हमसे बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरो हैं, तो गामा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। यानी दो जीरोस तो जीरो दिए हुए हैं, आपको बताना तीसरा। तो मैं सिंपल इसको यूज कर लूं, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, अरे गामा की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं -b/a, यानी गामा आ गया आपका -b/a। तीसरा रूट क्या हो जाएगा, -b/a है, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी। ओके, इसके अलावा अल्फा बीटा दोनों को जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, ये पूरा जीरो आ जाएगा। बचता क्या है, सम ऑफ रूट्स ही आपको देखना पड़ेगा। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं तीसरा। थर्ड क्वेश्चन, द लाइन्स ऑफ दिस 3x प्लस 2y, इजी क्वेश्चन। 2x प्लस 4y -12, तो भाई a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2
b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 दैट इज 1/2। ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा तो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। एज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो गया, कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक में सब्जेक्टिव में दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया है इसको कि फोर्थ क्वेश्चन बताओ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्वेश्चन है ये। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें बोला हुआ है इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। रखो इसमें b की वैल्यू क्या है, -2k 4ac इज इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो यहां से 4k कॉमन लूंगा तो k माइनस 6, तो 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से k आ गया 0 और 6। 0 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कंडीशन वायलेट हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। 6 आंसर है ऑप्शन में हमारे पास 6, हाँ है ऑप्शन ए, राइट। चलो एक और देखते हैं, ये कौन सा था हमारा फोर्थ, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन is find the missing term in the following AP. 2 block 26 is an AP। अरे अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है कि यदि 3 नंबर्स AP में है तो जो बीच वाला नंबर होता है, if A B C are in AP, तो B क्या होता है, A plus C/2, है ना, यानी कि 2 plus 26/2, 28 डिवाइड बाई 2 14 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट। अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक अभी बेसिक वाले पेपर में भी आया था ऐसा एक क्वेश्चन, बेसिक वालों को भी पूछा था, एज इट इज, सेम एज इट इज क्वेश्चन, मतलब डिजिट्स अलग थे, एज इट इज तो क्या ही था। चलो भाई सिक्स्थ वाला देखते हैं। टू ट्राइंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, कॉरेस्पॉन्डेंस का, है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल ABC आर सिमिलर बाय दिस, इनकी सिमिलैरिटी का ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि AB/QR BC/PQ, यानी AB का रेशियो QR के साथ है, BC का रेशियो PQ के साथ है और AC का रेशियो PR के साथ है। तो आपको बताना है ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर होगा। तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC और PQR, जैसे ये ABC और ट्राइंगल PQR। अब समझना इधर, AB का रेशियो किसके साथ है, QR के साथ, राइट। BC का रेशियो किसके साथ है, PQ के साथ, और AC का रेशियो किसके साथ है, PR के साथ। तो ट्राइंगल ABC, यहां बोला हुआ है ट्राइंगल ABC, ये किसके सिमिलर होगा, तो ट्राइंगल, देखो A कहां है आपका, सिंगल स्ट्रोक एंड ट्रिपल स्ट्रोक के बीच में, तो यहां सिंगल स्ट्रोक और ट्रिपल स्ट्रोक के बीच में कौन है, R। देन B कहां है, सिंगल एंड डबल के बीच में, तो यहां सिंगल और डबल के बीच में Q, तीसरा P, यानी ट्राइंगल RQP, ऑप्शन ए। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड एक MCQ CBSE में भी पूछते हैं, गुजरात बोर्ड में भी पूछते हैं, बेसिक में भी पूछते हैं, ये पूछा ही जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड। तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, AB is the diameter of circle whose center is 2, -3। लो भाई, ये लो सेंटर O और AB डायमीटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3,
और बी के कोऑर्डिनेट है 1,4, ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं x, y। ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए जाए हैं और डायमीटर का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यानी कि ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो किसका मिड पॉइंट है? सेंटर किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, यानी x प्लस 1/2 एंड y प्लस 4/2। कंपेयर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को, यानी x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी -3। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, तो y इज इक्वल्स टू -6 - 4 -10। तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10 है ऑप्शन में, हाँ पहला ही ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी एमसीक्यू में ही दिया हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ तो क्या एलसीएम आ जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ बनेगा आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ एलसीएम आएगा साइन थीटा। तो यहाँ बनेगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो देखो न्यूमरेटर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई डिनोमिनेटर भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना। तो चलो होल स्क्वायर खोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब जरा बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और -1। तो ये तो सब कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कैंसिल। क्या आया? 2 बचा आंसर में। है 2 हमारे पास ऑप्शन में? हाँ है, ये रहा, राइट। चलो भाई नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ क्या बोला हुआ है? पी क्यू इज अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दिया हुआ है आपको, सेंटर O दिया हुआ है एंड रेडियस 5 दे रखी है। टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q। ये पॉइंट Q है, such that PQ is 12 और ये 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो इन ट्राइंगल PQO बाय पाइथागोरस। तो QO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, यानी QO आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, राइट।
ये रहा है ऑप्शन में, बीच वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10, the radius of sector is doubled and the angle of sector is kept unchanged, then the area of new sector will be। कोई रेडियस को डबल कर दिया जाता है लेकिन सेंट्रल एंगल को वही रखा जाता है, तो सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, लेट रेडियस हम ले लेते हैं r एंड एंगल, सेंट्रल एंगल की बात हो रही है तो थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, मैं इसको ए नाम देता हूं कि ये ए है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब नई रेडियस का हमने क्या किया कि न्यू रेडियस जो है वो हमारे पास है 2r, डबल कर दिया ना आपने रेडियस को, तो 2r हो जाएगी। अब न्यू रेडियस आपकी हो गई है डबल, तो नया एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, इसको बोल देते हैं हम ए डैश, पाई रेडियस की जगह आएगा 2r इसका स्क्वायर, थीटा अनचेंज्ड है 360, तो क्या ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, जिसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 तो क्या है? पुराना वाला ही एरिया है, यानी a डैश इज इक्वल्स टू 4a, यानी जो नया एरिया आएगा वो पुराने एरिया का 4 टाइम्स आने वाला है 4 टाइम्स? हाँ है 4 टाइम्स, ठीक है। ओके, 11th, ये एक टेक्स्ट बुक से बाहर का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये था थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इफ अ लेमन इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, एक लेमन है हमारे पास स्फेरिकल, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काटा, ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, 4 टुकड़े हो गए। आपको बताना है देन द एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 पार्ट। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, इसके जो 4 पार्ट्स करने के बाद जो लेमन बचेगा ना, उसमें कौन कौन से ऐड होंगे? TSA ऑफ ईच पार्ट, TSA ऑफ ईच पार्ट में क्या होगा भाई? 2 तो प्लेन सरफेस होंगे, 2 प्लेन सरफेसेस, 2 प्लेन सरफेसेस ऑफ सेमी सर्कुलर, जो सेमी सर्कुलर शेप में होंगे, और उसके अलावा 1/4 CSA ऑफ स्फेयर, स्फेयर का 1/4 CSA, तो 2 और सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 एंड 1/4 ऑफ CSA ऑफ स्फेयर, 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। लेमन को आप घर पे बैठो काट के देखो, उसके जो 2 प्लेन सरफेसेस होंगे वो सेमी सर्कुलर शेप में होंगे, एक सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही उसका जो कर्व्ड पार्ट बचेगा, वो कर्व्ड पार्ट जो होगा वो पूरे स्फेयर का 1/4 होगा, तो 1/4 ऑफ द CSA ऑफ स्फेयर। ओके, तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से बाहर का था। देन क्वेश्चन नंबर 12, सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालने के लिए? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो L हमें दिया हुआ है 145, n/2, n 51 है तो उसका आधा यानी 25.5, CF दिया हुआ है 11, F दिया हुआ है 18 और H दिया हुआ है 5। तो 145 प्लस 25.5 माइनस 11, तो 145 प्लस 14.5 इंटू 5, 72.5 अपॉन 18, 72.5 अपॉन 18, 72.5 को 18 से डिवाइड कर लो,
वो आएगा लगभग 145 प्लस 4.02, यानी ये हो गया 149.02। ऑप्शन तो नहीं है, फिलअप से सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। देन ट्रू फॉल्स, चलो ट्रू फॉल्स का आंसर तो हम यही लिखेंगे। 13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 1 इंटीजर 3/4 फॉल्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड 14th क्वेश्चन, a linear equation in 2 variable has infinite solution, true। 9th में ही पढ़ के आए हो, 9th में भी पढ़ा है आपने, लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि linear equation in 2 variable has infinite solution। okay, 15, if a quadratic equation has opposite roots then b is equals to 6, false। इसका false आएगा, क्यों? क्योंकि opposite roots जब होते हैं ना तो sum 0 होता है। For opposite roots sum should be 0, यानी माइनस b by a should be 0। अब b की जगह हमारे पास क्या है? b ही है, और a की जगह क्या है? 6, 0, यानी b is equals to 0 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा? false होगा। okay, 16, the distance of points having coordinates cos theta comma sin theta from origin is 1। मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन था, 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके बनाया था, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत इजी था। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है आपको, तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा की डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से, आंसर 1 ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 यानी कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर एंड साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 1। तो डिस्टेंस इज 1, दैट इज ट्रू, यानी 16 में क्या आएगा? ट्रू, राइट। 17 देखेंगे। 17, if the radius of cylinder is increased by 10% and its height is increased by 20%, then what will be the increase in its volume in terms of percentage? ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ना सेक्शन ए में नहीं होना चाहिए था, इसको ना सेक्शन बी या सी में डालना चाहिए था, क्योंकि 1 मार्क्स के हिसाब से तो इसमें ना काफ़ी लेबर वर्क करवाया गया है बच्चों से, इतनी मजदूरी नहीं करनी होती। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, पर यदि शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करवानी होती तो ये क्वेश्चन होता है आपको एमसीक्यू में कर सकते हो आप, यदि शॉर्ट ट्रिक यूज़ करवानी है तो। बट ये 1 वर्ड 1 सेंटेंस में पूछ लिया है, यानी आप या तो आप डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखो, है ना। अदरवाइज में ये होता है कि चलो हम देख ही लेते हैं। लेट रेडियस आर एंड हाइट एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम का ही परसेंटेज पूछा है तो हम वॉल्यूम में निकालेंगे, इसको हम नाम देते हैं v, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, न्यू रेडियस r प्लस 10/100 ऑफ r, 10% बढ़ा दिया है आपने, इंक्रीज कर दिया है इसलिए प्लस, एलसीएम लेंगे 10 तो 10r प्लस r, दैट इज 11r/10, राइट। न्यू हाइट h प्लस 20/100 ऑफ h, तो 20 5 100, तो h प्लस h/5, तो 6h/5 हो जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो। न्यू वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, न्यू वॉल्यूम, इसको हम नाम दे रहे हैं v डैश पाई आर स्क्वायर, यानी 11r/10 का स्क्वायर एंड h इज 6h/5। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर 121 एंड 121 6 726
726 726 10 का स्क्वायर 100 एंड 100 5 500 और बाकी पाई आर स्क्वायर एच तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच हमारा क्या है, पुराना वाला वॉल्यूम, यानी वी डैश क्या हो गया 726 बाय 500 वी। इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 726 बाय 500, एलसीएम लेंगे तो 226 बाय 500 वी। अब एलसीएम लेके इसको हटाएंगे तो ये आएगा। इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय पहले कितना था v, तो ये v कैंसिल, क्या बचा 226 बाय 500, 0 0 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 20, 5 5 25, 45.2% इंक्रीज हो जाएगा। ये है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन ये होता है, ये फाइंड करने को बोला था आपसे, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन सेक्शन ए के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी था, नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, बोर्ड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सेवनटीन के बाद 18, what is the combined mean of prime and composite numbers amongst the first n natural numbers? ये है अच्छा क्वेश्चन इस पेपर में, जो सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को यदि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स भी कवर करेगा, थोड़ा सा मीन पूछ लिया है तो ओके, स्टैटिक्स वो भी पुराना वाला छोटी क्लास वाला, साथ ही साथ इसमें भी एपी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, साथ ही साथ चैप्टर 1 रियल नंबर का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा सा स्पेशल भी हो जाता है। देखो, मीन का मतलब क्या होता है, मतलब मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ना पहले तो हम सम ढूंढेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढेंगे, और फिर उससे पहले सबसे पहले तो ये ढूंढेंगे किस किस का सम ढूंढना है। हमें बोला हुआ है सारे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का, पहले n नेचुरल नंबर्स में से सारे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का सम ढूंढना है हमें। तो पहले तो n नेचुरल नंबर ले लें सारे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n अप टू n। इन सब का सम क्या होता है, n × n + 1/2। ये एपी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये एपी में बताया जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1/2। बट जरा मुझे बताओ, ये सब तो नेचुरल नंबर्स है ना, इन सब के सम का हम क्या करेंगे, हमें तो पूछा है सिर्फ प्राइम और कंपोजिट, तो ये सारे प्राइम और कंपोजिट ही तो हैं, सिवाय इसके, सिवाय 1 के। तो 1 हमारे काम का नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, 1 को उधर भेज देता हूं, यानी 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n। एलसीएम लेंगे 2, तो n² + n - 2। फैक्टराइज कर लेंगे ऊपर, क्या होगा n² + 2n - n, यहां से n कॉमन लेंगे तो n + 2 माइनस 1 कॉमन लूंगा तो n + 2 अपॉन 2, तो ये हो गया n + 2 n - 1/2। ये तो आपको सिर्फ सम मिला है, ये तो सिर्फ सम आया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं भाई, 1 से लेके n तक टोटल n ऑब्जर्वेशंस थे, उसमें से एक हमने कम कर दिया, यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस अब कितने बचे, n - 1, यानी मैं यहां n - 1 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, 2 + 3 + 4 + 5 + n डिवाइड बाय n - 1,
तो मुझे मीन मिल जाएगा, और मीन क्या आएगा, n+2/2, यानी मीन ऑफ ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स इन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+2/2। ये है इसका फाइनल आंसर, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, राइट है ना। तो तुम्हें देखो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। एपी का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि ये एपी में से काम आता है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स तो है ही सही, मीन निकाल रहे हो आप, राइट। देन 19 एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स, 15 के प्राइम फैक्टर्स और 21 के प्राइम फैक्टर्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम के लिए हम हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है। तो कितना हो जाएगा ये, 7 3 21, 21 2 42, 420, एलसीएम आएगा 420। क्वेश्चन नंबर 20, हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने को कहा है। तो पहले तो इसको हम 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेके, थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है। अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना कितनी आसान है। ए बी सी आपको तीनों पता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हर आम बच्चा तो वही करेगा, b² - 4ac लगाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खास बच्चा जो होगा वो दिमाग लगाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 3x - 1 का, और परफेक्ट स्क्वायर्स का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। परफेक्ट स्क्वायर्स का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। नहीं यकीन सर की बात पे तो चेक कर लो, b² यानी -6 का स्क्वायर, 4ac 36 - 36 0, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, राइट। आ जाओ भाई 21 22 21st क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी याद करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है 8th स्टैंडर्ड में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। तो b² / a² - c/a, एलसीएम आ जाएगा इसका a² एलसीएम आएगा, तो ये बचेगा b² अरे 2 भी तो है यहाँ पे 2ac। ये लो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन बी। ऐसे ही 22वें में 22 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर पूछा है। तो एलसीएम लो अल्फा बीटा, तो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर -b/a और c/a इसका स्क्वायर, a कैंसिल, -b/c का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव b² / c² है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन सी। 23 24 इधर ही हो जाएंगे। तो 23 10a साइन के टर्म्स में लाना है। तो 10a क्या होता है, साइन a/ cos a, और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो 1 होता है ना। तो वहां से आप cos की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी √1 - साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a एज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर a, और कॉस a की वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर a, राइट है ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी। ऐसे सेक a क्या होता है,
24th 1 बाय कॉस ए, और कॉस की वैल्यू तो हमने निकाली दी अभी, 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो ये हुआ आपका सेक्शन ए खत्म, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जो क्वेश्चंस इजी थे वो भी लेंदी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व करते थे, बट हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इट सेज देयर इज अ सर्कुलर पाथ sports field. Tashi takes 18 minutes to cover one round, while he takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो ताशी कितना लेता है, ताशी takes 18 minutes and here takes 12 minutes. As they start together and go in same direction, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितनी देर बाद मिलेंगे? So they will meet after कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे? LCM ऑफ 12 एंड 18। तो LCM ऑफ 12 18 कैसे निकालें? 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1, और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो LCM ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पावर लेते हैं 36 मिनट्स, and they will meet after 36 minutes. Okay, question number 26, दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, √2x plus √3y is equals to 0 and √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। आपको इनको सॉल्व करके बताना है x और y की वैल्यू क्या आएगी। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, x और y दोनों की वैल्यू 0 0 आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशंस में ना कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है जब किसी इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो वो ओरिजिन से पास होती है, यानी ये भी ओरिजिन से पास होगी, ये भी ओरिजिन से पास होगी। और जब दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, इसका मतलब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओरिजिन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन पेपर में कि इस मेथड से ही सॉल्व करना है, तो मैं तो एलिमिनेशन से करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं √8 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं √3 से। तो क्या हो जाएगा? 16x 24y इज इक्वल्स टू 0, और इसको करेंगे तो 9x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, 7x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। भाई √16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। 4 प्लस 3 7x, x इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 में रख दो। इन इक्वेशन 1 तो √2 इंटू 0 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3y इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0। x और y दोनों की वैल्यू 0 आ गई, और वही आनी थी, राइट। 27, तो और बड़ा होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास 2-3 मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है। तो स्क्वायर रूट वाला है, इरेशनल नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कंफर्टेबल हैं तो वो करें। क्वाड्रेट नहीं आता है, नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, तो बेझिझक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा, जो थोड़ा होशियार बच्चा होगा, उसको दिख जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलेगा आपको और आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूंगा। तो ये होगा रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2, और यहाँ से माइनस रूट 2 कॉमन आएगा तो रूट 3x माइनस रूट 2। देखो दोनों फैक्टर बराबर आ गए, रूट 3x माइनस रूट 2 एंड रूट 3x माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2/3। एक ही रूट आया, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलना था इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर ही था, रूट 3x माइनस रूट 2 का परफेक्ट स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्रेन ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ये बेसिक वालों को भी आया था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बेसिक वालों से पूरा सॉल्व करवाया है, पूरी ट्रेन की स्पीड फाइंड करने को बोला गया था। स्टैंडर्ड वालों को सिर्फ इक्वेशन बनाने को बोला है कि सिर्फ इक्वेशन बना दो, बहुत है। और ऑब्वियसली 2 मार्क्स में तो इतना ही करवाएंगे, 2 मार्क्स में इसको पूरा सॉल्व नहीं करवाएंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट डिस्टेंस, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है आपके पास 480 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना हो जाएगा, t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतने आवर्स, ओके। और नई स्पीड क्या है भाई, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ट्रेन की स्पीड को यदि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा, इसको बोल देते हैं t2। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपसे बोला हुआ है कि जो नया टाइम है वो पुराने वाले से 3 घंटे ज़्यादा है। ऑब्वियसली यदि आपने स्पीड कम कर दी है तो लगने वाला टाइम जो है वो 3 घंटे बढ़ जाएगा। डिस्टेंस आप सेम डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो और स्पीड चेंज कर दी है, यदि आपने स्पीड चेंज कर दी है, स्पीड कम कर दी है, तो जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 480 कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, तो नीचे मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। तो यहां एलसीएम आएगा x माइनस 8, x इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8 और 3 के साथ 480 आ जाएगा नीचे। तो देखो x कैंसिल, 3 से ये 160 टाइम्स कैंसिल, और 160 इंटू 8 1280, और यहाँ 1 बचा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वेश्चन की, जो आपसे ढूंढने को कहा गया था, राइट। 29, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी 3-digit numbers are divisible by 7? 3-digit numbers divisible by 7 कौन कौन से होते हैं? 3-digit numbers divisible by 7 स्टार्टिंग होती है 105 से,
सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 105। उसके बाद 7 7 के गैप में आते हैं और आखिरी होगा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999, बट क्या वो 7 से डिवाइड होता है? नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होता वो। तो उससे पहले कोई नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो आएगा आपके पास 994। आपको बताना है कि ये कितने हैं टोटल। 105, 112, 119 ऐसे करते करते आप 994 तक पहुंच गए, तो कितने नंबर आ गए? तो ये क्लियरली एपी है, क्लियरली इट्स एन एपी। साथ साथ का गैप हो रहा है। फर्स्ट टर्म है 105, कॉमन डिफरेंस है 7, और ये है आपकी लास्ट टर्म। तो एपी का तो फॉर्मूला हमारे पास है, लास्ट टर्म का तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, यानी 994 इज इक्वल्स टू 7। 105 को इधर ले आते हैं, तो 994 माइनस 105 889, और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आएगा 127 आएगा। तो n आएगा 128, यानी ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? 128 टर्म्स हैं। ओके, ये भी इजी था। देन क्वेश्चन नंबर 30। cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और उसकी हेल्प से आपको दूसरा निकालना है। इसको इधर डाल देता हूं मैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, 7/8। तो हम क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस यूज आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं तो आपको बताऊंगा कि आप ऐसा करो, है ना, कोई रिजिडिटी तो है नहीं। व्हाट इज a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज, नीचे भी देखो a प्लस बी a माइनस बी। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज cos बाय साइन cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा की वैल्यू तो हमें पता है 7/8 का स्क्वायर 49/64 इसका आंसर आ गया, है ना। आप पाइथागोरस की हेल्प से करते तो भी यही आंसर आता। 31 देखेंगे। 31 एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको व्यवस्थित कर देते हैं। चलो 31 में आपको बोला हुआ है कि इसको वेरीफाई करो। लो भाई, हम LHS से ही स्टार्ट कर देते हैं। LHS में क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें किसके बराबर लेके आना है, टेन थीटा के। तो ऊपर से तो मेरे को साइन थीटा कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से भी मुझे कॉस थीटा कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगेन 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस खास ध्यान रखना कि माइनस है इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो
तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ऊपर बनेगा साइन थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर यानी माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे नीचे 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर, तो ये दोनों ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम आ गए। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और ये ही हमारा RHS था, हो गया वेरीफाई। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी था, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं था। आओ भाई 32 देखते हैं। 32 बहुत देर हो गई, कलर चेंज नहीं किया हमने, कलर चेंज कर लेते हैं। 32 में भाई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाना पड़ेगा तो डेफिनेटली डायग्राम के मार्क्स भी होंगे। देखो 32 वाला जो क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक में MCQ है, और यहाँ पे MCQ में एक क्वेश्चन था, हाँ वो टेक्स्ट बुक में सब्जेक्टिव है, ये वाला, ये 4th वाला, ये टेक्स्ट बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ बोर्ड में MCQ में पूछा है, और ये टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, यहाँ सब्जेक्टिव में पूछा है ना। व्हाट एन आयरनी। देखो भाई PA एंड PB टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O। कि दो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल POA, ये वाला एंगल X। ओके, तो कुछ भी नहीं, हम क्या करते हैं, एज PO बाइसेक्ट्स एंगल P, सो एंगल APO कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी ये वाला एंगल तो आपके पास हो गया 40 डिग्री। एंड एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसका मतलब एंगल A कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब एक ट्राइंगल के दो एंगल तो पता चल गए आपको, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल APO 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। लो भाई x कितना सा देर लगा 50 डिग्री लाने में, राइट। (33) देखना। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter। एक हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? कोन खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? कोन खड़ा हुआ है। कहाँ पे? हेमीस्फेयर और इसके ऊपर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, इसको R ले रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसमें बोला हुआ है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी हाइट ऑफ कोन भी h 1 सेंटीमीटर ही दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h 2/3 पाई r क्यूब हेमीस्फेयर। तो क्या कॉमन निकाल लूं मैं? 1/3 पाई r स्क्वायर तो कॉमन निकल रहा है, राइट। और यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा 2r। वैल्यू रख देते हैं 1/3 पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि हमें पाई के टर्म्स में ही पूछा है। तो 1/3 इंटू पाई, ये 1 स्क्वायर 1 और ये पूरा ब्रैकेट 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। देन 34
मीन निकालने को बोला है हमसे, मीन विद द सुटेबल मेथड, और इसमें सुटेबल मेथड लगेगा आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना पड़ेगा इसमें आपको, क्योंकि जो डेटा है वो 3 डिजिट में दिया हुआ है, हंड्रेड्स के ऊपर है, तो सुटेबल मेथड तो वही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट क्लास ही बना रहा हूँ। 34 क्लास है मेरे पास और एफ आई है, देखो 100 to 150, 152, 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350, और 4, 5, 12, 2 और 2। तो समेशन एफ आई तो हम निकाल ही लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 4 20 और 5 25, और एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होगा, इनका मिड पॉइंट 100 + 150 का मिड पॉइंट 125, यहाँ हो जाएगा 175, 225, 275 एंड 325। तो मीन का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 225, हम इसको ए ले रहे हैं। तो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए यानी -100, दिस माइनस दिस -50, ये 0, 50 एंड 100, एंड एफ आई डी आई यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -400, -250, 0, 100 एंड 200। तो समेशन एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, यानी इन सब का सम। देखो क्या होगा, 100 और 200 एंड 100 300, 300 में से 250 गया तो 50 बचा, और -400 + 50 -350, यही वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। 225 प्लस -350 डिवाइड बाय 25, 25 से डिवाइड करते हैं इसको। 225 प्लस माइनस 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100, तो x बार आ जाएगा आपका 211। क्या था ये, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, तो रुपीज, राइट। मीन मेथड डायरेक्ट मेथड से करते हैं या स्टेप डेविएशन से करते हैं तो भी आंसर यही आने वाला था। $35 मॉड ढूंढना है, मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या हो जाएगी, L के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉडल क्लास की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास यानी 23। तो L हो गया आपका 35, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी F1 इज़ 23, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी F0 इज़ 21, F2 उससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 14, और H इज़ क्लास इंटरवल 10। रखते हैं वैल्यू, मॉड L इज़ 35, F1 23, F0 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, तो 35 प्लस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा देखना है, किस और 2 11, हाँ 11 इंटू 10, तो 35 प्लस 20 बाय 11, 20 डिवाइड बाय 11 करोगे आप तो ये आएगा 11 1s are 11 और 9 बचा तो 11 8s are 88, तो 36.81 अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 36,
Probability. A piggy bank contains 150 पैसा कॉइन्स. तो 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 100. 50 1 रुपी कॉइन्स. 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 50. 20 2 रुपीज कॉइन. तो 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? 20. एंड 10 5 रुपीज कॉइन. 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 10. तो टोटल कितने हो गए? 180 कॉइन्स. 180 कॉइन्स. अब इसमें बोला हुआ है इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन. तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं आपके पास? 100. टोटल कॉइन्स कितने हैं? 180. भाई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. तो 5/9. और सेकंड है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन. नॉट अ 5 रुपी कॉइन. 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए और कोई सा भी हो सकता है. तो 5 वाले कितने हैं? 10. वो हटा दो, बाकी सब कितने हो जाते हैं? 170 डिवाइड बाय 180 दैट इज 17/18. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 37. सपोज वी थ्रो अ डाइस. तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6. What is the probability of getting a number greater than 4? 4 से बड़ा. तो 4 से बड़ा वाला कितने नंबर है आपके पास? इसमें 2 ही है. 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. तो 2/6 दैट इज 1/3. Probability of what is the probability of getting a number less than or equal to 6? Sorry, less than equal to 4. 4 या उससे छोटा नंबर. 4 ही है. That is 2/3. राइट. तो ये देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में काफी इजी आए. चलो भाई ये हुआ सेक्शन बी खत्म. सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं. सही है. क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन सी चालू हो रहा है यहां से. क्वेश्चन नंबर 38. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके जीरोस ढूंढने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. पॉलिनोमियल थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से बाहर का है लेकिन क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है ना. और इसके जो पॉलिनोमियल्स के इसके जो जीरोस आने वाले हैं वो दोनों अपने आप में प्राइम नंबर है. 437 किसका फैक्टर होता है? 19 एंड 23. एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 19x माइनस 437. यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x माइनस 23 और यहाँ से 19 कॉमन लूँगा तो फिर से x माइनस 23. तो x माइनस प्लस 19 एंड x माइनस 23. तो x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 19 और x इज इक्वल्स टू आ गया 23. तो हमारा अल्फा तो हो गया माइनस 19, बीटा हो गया 23 और a है 1, b है माइनस 4 और c है माइनस 437. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? यानी माइनस 19 प्लस 23 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4. और माइनस b बाय ए क्या होता है? माइनस b की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 1 यानी माइनस b बाय ए की वैल्यू आ गई 4. माइनस माइनस प्लस 4. तो देखो दोनों बराबर आ गए यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय ए. वेरीफाइड. ये ऐसे वेरीफाइड होता है ना. आपको दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने होते हैं. ऐसे अल्फा बीटा निकालूं यानी माइनस 19 इंटू 23. तो 19 इंटू 23 करोगे तो माइनस का 437 और c बाय ए निकालोगे तो माइनस 437 और a की वैल्यू 1 यानी c बाय ए भी क्या आएगा? माइनस 437. तो देखो ये दोनों भी बराबर आ गए.
तो दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड, है ना। इक्वेशन थोड़ी सी okay. 39. Find a quadratic polynomial if sum and product of its zeros is -1/4 and 1/4। यानी अल्फा प्लस बीटा तो आपको दे रखा है -1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं हम, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, तो के एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। आप चाहो तो ये 4 का एलसीएम ले सकते हो, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये 4 बाहर भी छोड़ सकते हो k के साथ, कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये px, और ये ही आपका फाइनल आंसर है, राइट। ऐसे निकालते हैं पॉलिनोमियल। आओ आगे बढ़ते हैं भाई। an दिया हुआ है आपको 4, AP की बात हो रही है, d दिया हुआ है 2 और sn दिया हुआ है -14। अब n फाइंड करना है। देखो जब भी sn दे दिया जाए और n ढूंढने को कहा जाए तो समझ जाना आपका पाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें घुसने ही वाली है एनी हाउ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो एज an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n-1d, यानी an की वैल्यू है 4a और n-1 d की वैल्यू है 2। तो यहां से मैं a प्लस 2n-2, a की वैल्यू निकाल लूँ, क्या हो जाएगी 4 माइनस 2n प्लस 2। भाई इन सबको उधर ले गए हम, तो 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, राइट। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। Sn दिया हुआ है आपको -14, n/2 2a की जगह मैं रख रहा हूँ 6 माइनस 2n प्लस n-1 और d की जगह 2। एक काम करेंगे, 2 कॉमन निकाल के इस 2 से काट दें, ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और इस 2 से कट जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, तो 12 माइनस 2 10 माइनस 4n प्लस 2n। अब तो 2 कॉमन बाहर निकाल लूं, कि हाँ सर अब निकाल लो, अब समझ में आता है, तब नहीं समझ में आ रहा था, तनिक कमजोर हैं। 5n माइनस एन स्क्वायर, अब इन दोनों को भी इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये है अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज आई सेड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो पाला पड़ेगा ही सही, यदि Sn दिया है और n निकालना है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। कितना हो जाएगा, 7 2 14, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, तो n कॉमन निकाला तो n माइनस 7, 2 कॉमन निकाला तो n माइनस 7 और n प्लस 2, तो n इज इक्वल्स टू 7 और माइनस 2, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, और n की वैल्यू 7 हम यहाँ रखेंगे बाय इक्वेशन 1, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a आ जाएगा आपका -8। राइट, चलो भाई, ए भी आ गया, एन भी आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं, हमारा इंतजार कर रहा है वो।
क्वेश्चन नंबर 41 इट सेज कि ये दो एपीज हैं 63, 65, 67। इसमें फर्स्ट टर्म है 63 और डी है 2, ओके। और दूसरी एपी है 3, 10, 17। इसमें फर्स्ट टर्म है 3 और डी है 7। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म आएगी जो दोनों में सेम होगी। लेट nth term is same for both APs। दोनों APs के लिए nth term जो है वो सेम है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं a प्लस n माइनस 1d और इधर ले लेते हैं हम a प्लस n माइनस 1d। एक काम करें, थोड़ा सा ना इसको चेंज भी कर देते हैं, यहाँ पे भी a की जगह और d की जगह ना कैपिटल्स में डाल देते हैं ताकि कौन कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 63, n माइनस 1, n तो हम ढूंढ ही रहे हैं, d आ जाएगा 2, a है 3, फिर से हम n तो ढूंढ ही रहे हैं, d की वैल्यू 7। तो एक काम करते हैं ना, 63 माइनस 3 एंड 7 टाइम्स n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1, तो ये हो गया 60। अच्छा बताओ, 7 टाइम्स समथिंग माइनस 2 टाइम्स ऑफ द सेम थिंग, कैन वी से 5 टाइम्स ऑफ द सेम थिंग? 5n माइनस 1, 5 को इधर डिवीजन में भेजो तो 12 और n इज इक्वल्स टू 13। हंसते हंसते लग गए रस्ते। चलो भाई, हाँ ना, इजी क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का ही था ये भी, एज इट इज अगेन फिर से टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। 42 find a relation between x and y such that it is equidistant, यानी एक पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 6 एंड B -3, 4। C जो है वो A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट में है, तो x और y के बीच में रिलेशन बताना है। अरे याद होगा तुम लोगों को कि ये क्वेश्चन कौन सा है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन है ना। जो आपकी फाइनल आंसर आता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b। a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन आती है। तो कुछ नहीं, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। एज A से C की डिस्टेंस और B से C की डिस्टेंस बराबर है तो दोनों के स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। स्क्वायर क्यों किया है हमने? स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगेगा तो वहां एक स्क्वायर रूट मिलता है हमें। वो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, पहले ही स्क्वायर कर दिया। तो A से C, अब मैं स्क्वायर रूट क्यों बना रहा हूं, A से C की डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो A से C की डिस्टेंस यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। भाई यहाँ माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट प्लस ही लिख दिया। अब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। तो वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सही बात है ना, और इधर भी वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। हाँ भाई सही बात है, ठीक है, अपनी बुद्धि लगा लेना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल किया है, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, माइनस 6x, कोई पूछ रहा है माइनस 6x और प्लस 6x कैंसिल नहीं होगा क्या? हाँ भाई कर देना। इस माइनस 6 को भी इधर ले आएंगे, माइनस 12y, इधर से माइनस 8y आएगा, इधर हमारे पास 36 है, उधर से 16 आएगा, तो ये होगा माइनस 12x, ये होगा माइनस 4y और ये होगा 20 इज इक्वल्स टू 0। मुझे नेगेटिव नहीं अच्छे लगते हैं कोफिशिएंट्स के साथ, सॉरी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0।
ये है आपका रिलेशन x और y में। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल रही है जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को, राइट। अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, सपोज ये a है और ये b है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ना, इसकी इक्वेशन है ये इसकी इक्वेशन है। एक बार पूछी गई थी ओलंपियाड में एमसीक्यूज में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो यहां से निकलती है, राइट। 43 टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 सॉल्व एग्जाम्पल 3, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको इसमें ढूंढने को बोला जाता है। हम देखते हैं, देखो ये डायग्राम यदि मेरा यहाँ से कट हो जाता है इसमें से, चलो नहीं हो रहा है, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इधर यही चाहिए। चलो तो फिर मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो भी नीट एंड क्लीन। ये T, ये P, ये Q, ये O और TO को ज्वाइन किया तो ये R। ये है 5 सेंटीमीटर, PO इज 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज 8 सेंटीमीटर, और आपको ढूंढना है लेंथ TP। लेट TP इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, इसको हम x ले रहे हैं, और अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। देखो एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। इसका मतलब TP और TQ बराबर होंगे, और TP और TQ बराबर है तो ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलस। ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलस और आइसोसेलस है, एंड TO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। इसका मतलब TR परपेंडिकुलर बाइसेक्ट PQ। TR जो है वो PQ को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब PR जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो PR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो एंड ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री इन ट्राइंगल PRO बाय पाइथागोरस। इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें OR मिलेगा। PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। तो PO की वैल्यू 5, PR की वैल्यू 4 एंड RO हम ढूंढ लेते हैं। तो यहां से RO आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। ये आ गया 3 सेंटीमीटर। बस यहां से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद इसमें हम सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट उसके लिए मेरे को चाहिए स्पेस, और स्पेस के लिए मुझे देखना पड़ेगा कुछ इसमें। चलो देखते हैं। देखो मैं डायग्राम में ही कुछ करता हूं। ये वाले ट्रायंगल को देखना ध्यान से। इन ट्रायंगल PRO एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट।
एंगल ओ इज इक्वल्स टू, ओ नहीं लेते, एंगल पूरा नाम लेते हैं, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू थीटा। हमने इसको एज्यूम किया है, इस एंगल को थीटा। तो एंगल आर पी ओ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180, उसमें से एक 90 गया तो बचे दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90, उसमें से एक थीटा ले लिया तो बचा कितना, यानी ये एंगल बचा आपके पास 90 माइनस थीटा। अब इसकी बात करते हैं, अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल PTO एंगल P इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट, एंड एंगल POT इज थीटा, हमने अज्यूम किया हुआ है ये वाला, देखो। तो एंगल PTO कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो देखो जरा, रेड और ग्रीन ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मैं ये जगह मिटाऊंगा, किसी को लिखना हो तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है इस जगह की। तो देखो, ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये ग्रीन वाले ट्राइंगल का नाम लिखा है मैंने TPO, रेड वाले का रेड से लिख देता हूं। तो एंगल T 90 माइनस थीटा, तो उधर कौन सा है 90 माइनस थीटा, P। इसमें P 90 है तो यहाँ R 90 है, इसमें O थीटा है तो यहाँ पे भी O थीटा है, बाय AA क्राइटेरिया, बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, TP अपॉन PR, PO अपॉन RO एंड TO अपॉन PO। तो TP की वैल्यू x, PR की वैल्यू 4, PO की वैल्यू 5, RO की वैल्यू 3, बस यहीं से हो जाएगा। x कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर, यानी TP की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 सेंटीमीटर। TO निकालना होता तो वो भी निकल जाता है यहाँ से, PO की पता है। तो ये सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। आओ भाई 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, prove that tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius through the given point of contact। थ्योरम 10.1 कि रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। ये लो भाई, ओ पी क्यू एक टेंजेंट है, गिवन में आ जाएगा आपके पास दैट पी क्यू इज टेंजेंट एट पॉइंट एस, इसको नाम देते हैं एस, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ पे, राइट। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है दैट ओ एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बी, और ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पॉइंट आएगा ये पॉइंट आएगा x और ये पॉइंट आएगा y। तो देखो, जॉइन OA एंड OB एट PQ, है ना। प्रूफ देखना इसका, OS इज इक्वल्स टू OX इज इक्वल्स टू OY एज एन रेडियस। ये तो रेडियस है तो तीनों बराबर होंगी। एंड कैन वी से दैट OA इज इक्वल्स टू
ओ एक्स प्लस एक्स ए, कि भाई ओ ए जो है वो तो ओ एक्स प्लस एक्स ए के बराबर है। इसका मतलब ओ ए ओ एक्स से बड़ा है, दिख ही रहा है डायग्राम में, और ओ एक्स से बड़ा है, इसका मतलब ओ ए जो है वो ओ एस से बड़ा है, राइट। इसी तरीके से ओ बी इज इक्वल्स टू ओ वाई प्लस वाई बी, डायग्राम में देखो, इसका मतलब ओ बी जो है वो ओ वाई से बड़ा है, और ओ वाई से बड़ा है तो ओ एस से बड़ा है, यानी ओ ए और ओ बी दोनों ही ओ एस से बड़े हैं। इसका मतलब ओ एस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी क्यू, ओ से पी क्यू की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब ओ एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, राइट। ओ भाई 45 पे आते हैं। 45 पे, टू बॉन्ड शिप्स फॉर अंडरग्राउंड वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle, सेक्टर का आपको थीटा दे दिया 80 डिग्री, और रेडियस दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। आपसे पूछा हुआ है एरिया, एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इसमें बोला हुआ पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर इज 16.5 इंटू 80 बाय 360, तो 0 0 कैंसिल, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 2 ज़ा 8, 3 से कुछ कैंसिल, हाँ 3 से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5.5, और ये से 3 5.5, तो 3.14, 5.5 इंटू 2 11, और ये 5.5, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो कवर कर रही है। 46, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस होंगे 8। कौन कौन से, ये हाँ सही लिखा है। अब इसने बोला हुआ है इट जय विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स, यानी जय जीत जाएगा यदि सारे रिजल्ट सेम आते हैं, तीनों में तो हेड आए या फिर तीनों टेल्स आए, और लॉसेस अदरवाइज राइट, और लॉसेस या हार जाएगा, एंड लॉसेस अदरवाइज राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो हमने लिख दिए हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जय विल विन द गेम। तो विन कब होता है वो, व्हेन ऑल रिजल्ट सेम, यानी सारे रिजल्ट सेम हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना होगा, सारे रिजल्ट सेम, या तो तीनों टेल या तीनों हेड, यानी 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, यानी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो 2 हेड देखो किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें है, बस इन 4 में 2 हेड्स हैं, वो आपके काम के हैं, यानी 4/8 दैट इज 1/2, राइट। तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और
कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। चलो भाई सेक्शन डी, यहीं पे स्टार्ट कर दो। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 47। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए है, यानी लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, यानी x रुपीज फॉर 3 days, एंड देन उसके बाद यूनिट चार्ज y रुपीज पर डे, राइट, फॉर 7 days, यानी 7 दिन के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको भाई, x रुपीज, पहले 3 दिन के लिए तो x रुपीज, उसके बाद बचे कितने 4 दिन, तो 4 दिन के लिए 4y, तो इसमें कितने रुपीज बनेंगे 27। इक्वेशन 1, वाइल सूजी पेड रुपीज 21, कितने दिन के लिए 5 days, 5 days के लिए x प्लस, अब 5 में से 3 दिन का तो हमने x ले ही लिया, बचे कितने 2y 21। इक्वेशन 2, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, यानी x प्लस, और 1 मिनट, 2 में से 1 को क्यों माइनस करें, 1 में से 2 को माइनस करेंगे ना, हाँ नहीं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या है कि जीवन में जितने नेगेटिव्स कम हो उतना ही अच्छा होता है, तो इससे क्या आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो y इज इक्वल्स टू 3, और y इज इक्वल्स टू 3 आप रखोगे इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, यानी 27 माइनस 12 15, यानी फिक्स चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज, एंड यूनिट चार्ज कितना हो गया 3 रुपीज, 15 रुपए और 3 रुपए। आओ भाई नेक्स्ट 48। Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now, तो हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं, वो टेबल बना लेते हैं भाई। आफ्ताब एंड डॉटर, प्रेजेंट एज, हम इसकी x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। 7 years ago, 7 years ago, x माइनस 7, y माइनस 7, और बाकी कितने साल बाद है आफ्टर 3 years, यानी x प्लस 3 एंड y प्लस 3। अब इसने बोला हुआ है 7 years ago, क्या है I was 7 times, यानी आफ्ताब जो था वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स ज्यादा एज थी उसकी, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी x माइनस 7, 7 टाइम्स डॉटर की एज कितनी थी y माइनस 7। तो थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, यानी आफ्ताब जो है वो 3 times ऑफ डॉटर्स एज, यानी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ y प्लस 3, 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। बस मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 एंड 2, प्रेजेंट एज पूछिए आफ्ताब और डॉटर की, यानी x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, यानी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज, तो ये हो गया माइनस 4y
माइनस 48, तो y इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। यानी डॉटर की प्रेजेंट एज तो कितनी है? 12 साल। 12 ही आता है इसका आंसर। एंड आफ्टर, इसको रख देते हैं इन इक्वेशन 1, तो x 1 नहीं, मैं 2 में रखूंगा। x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6, 36 प्लस 6 42, यानी आफ्ताब की प्रेजेंट एज 42 ईयर्स। $49. If AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR, लो भाई, ABC PQR, AD इसकी मीडियन है और PM इसकी मीडियन है। PM गिवन है आपको that AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR, राइट। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और आपको प्रूव करना है दैट AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है। देखो आपको क्या करना है, ये वाले यूज करने हैं। देखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR आपको दिया हुआ है ना, तो बाय CPST रिजल्ट लिख सकते हो आप इसका कि AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। जितनी जरूरत है हम उतना ही लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, रेशो तो बराबर ही रहेगा। तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? BD बाय, और हाफ ऑफ QR QM, इसके साथ ही है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो इससे क्या हुआ आपका, ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के बाय SAS क्राइटेरिया। अब बाय SAS ये हो गया, तो बाय CPST इस छोटे ट्राइंगल को जो हमने प्रूव किया है, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PM। ये लो भाई, बड़ी आसानी से प्रूव हो गया है, तो क्वाइट इजीली डन हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 49। 50 देखेंगे। 50 हम नहीं करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है हाँ ना, ये बेसिक वाले पेपर में भी अभी आई थी, वहाँ मैंने सॉल्व करवाई है, वहाँ जाके देख सकते हो आप लोग, या फिर टेक्स्ट बुक में एज इट इज है। हम 51 देखेंगे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग the angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from a top of multi-story building। एक multi-story building है
वहां से एक छोटी 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग को आप देखते हो तो उसका देखो, इसका होरिजन तो यहां आएगा, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, यानी ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो इसका होरिजन कहाँ पे आएगा? यहाँ, यानी ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो लो भाई, ए बी सी डी ई, इसको ये तो हो ही जाएगी 8, इसको हम ले लेते हैं x और ये है हमारा h। तो पहले तो ट्राइंगल ADE को यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ADE, AD बाय DE इज इक्वल्स टू 10 30। तो AD की वैल्यू है h, DE की वैल्यू है x, 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो h √3x इज इक्वल्स टू क्या, सॉरी √3h इज इक्वल्स टू x, ये इक्वेशन 1, राइट। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू 10 45, यानी ये है h प्लस 8 अपॉन x। तो h प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू, h प्लस 8 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3h। h को उधर ले जाएं तो, और 8h कॉमन ले, सॉरी, अरे √3 - 1, तो h आएगा आपका 8 अपॉन √3 - 1। इसको रेशनलाइज करेंगे अब √3 + 1 से, तो 8 टाइम्स √3 + 1 और नीचे आ जाएगा √3 - 1, a - b a + b, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 4s है, तो 4 इंटू 1.73, 2 + 1, 4 इंटू 2.732। यानी h आ जाएगा आपका 10.982 मीटर्स और हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग 10.982 प्लस 8, यानी 18.982 मीटर, राइट। और x की वैल्यू होगी राइट 51। अब इसके बाद आएगा 52। A solid consists of right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। लिखते जाते हैं इसको, देखो हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर and radius of cone 60 centimeter. Standing on a hemisphere, radius of hemisphere is 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder की radius 60 सेंटीमीटर and height of cylinder is equals to 180 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हुआ है कि एक हेमीस्फेयर है
उसके ऊपर एक सिलेंडर कोन रखा हुआ है और इस पूरे को हमने एक सिलेंडर में डाल दिया है और सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था पहले से ही। तो जैसे ही इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डाला तो सिलेंडर में बचा हुआ पानी आपको बताना है। तो उसमें क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। इसको ले लेते हैं हम स्मॉल h, ये कैपिटल H और ये तो तीनों सेम है तो R R R। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पाई की वैल्यू हम इसमें सबसे आखिरी में रखने वाले हैं, आप ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लें, तो यहां से बचा 2r प्लस h। तो ये रेडियस और हाइट की वैल्यू रख देते हैं बस यहां पे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 60, सॉरी हाइट ऑफ कोन की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी रेडियस है 60 और हाइट है 120। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 इज इंटू 240, तो 320। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 तो 0 आ जाएंगे, एक पाई आ जाएगा और 6 2 12, 288 आएगा क्या? (288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई 60 इंटू 60 इंटू 180, तो 3 तो 0 और पाई, और 6 इंटू 6 इंटू 18 कर देते हैं। 648 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, 648 माइनस 288, कितना बचेगा ये, में से 360,000 सेंटीमीटर क्यूब। रख दो पाई की वैल्यू, 360,000 इंटू 3.14, ये आएगा आपका 1130,400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्यूब पानी, क्यूबिक पानी इसके अंदर बचेगा, राइट। 53 क्वेश्चन देखते हैं। 53rd, a decorative block is shown figure in made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter, यानी साइड है of cube is equals to 5 centimeter and radius of hemisphere, मैं डायरेक्ट रेडियस ही लिखूंगा, 2.1 सेंटीमीटर। आपसे बोला हुआ है TSA ऑफ ब्लॉक। देखना भाई, TSA ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, 5 इंटू एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब, क्यूब के 5 फेसेस का एरिया, साथ ही साथ CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप का एरिया। तो देखो 5 इंटू साइड स्क्वायर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप कैसे निकलेगा, साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का फेस का एरिया साइड स्क्वायर
माइनस सर्कल का एरिया, राइट। तो 5 इंटू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू 5 स्क्वायर 22/7, 2.1 इंटू 2.1, तो ये तो हो गया 7, 0.3, ये कितना हो जाएगा 150, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 3 इंटू 21, $13.86, तो ये कितना हो गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। देन 54th क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है नियरेस्ट मिलीमीटर, मीडियन निकालना है। मीडियन मैं क्या कर रहा हूं, देखो डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस में ही कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। लेंथ ये हो जाएगा 117.5, 126.5, देन 135.5, 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5, और यहाँ हो जाएगा 126.5, उसके बाद 135.5, देन 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और ये 180.5, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा यहाँ पे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। मीडियन निकालना है इसलिए हमें CF भी निकालना पड़ेगा, तो CF आएगा 3, 8, 17, 29, 34, 38 एंड 40, और यही आपको n दे रखा है 40, तो n/2 कितना हो जाएगा 20। तो मीडियन क्लास क्या होगी आपकी, मीडियन क्लास होती है n/2 से जस्ट बड़ी CF, यानी 20 से जस्ट बड़ी, ये है आपकी मीडियन क्लास 153.5। तो L आ गया आपका 144.5, F हो गया 12, CF हो गया 17, तो आप डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लिखो, और H हो गया आपका कितना 9 हो गया, 9 है, हाँ 9 हो गया, 9, H इज 9। तो मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H, तो 144.5 प्लस n/2 यानी 20 माइनस CF की वैल्यू 17, F की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 9, तो 20 माइनस 17 144.5, 20 माइनस 17 3/12 इंटू 9, 3 4 ज़ा 12, और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 बचा तो 4 2 ज़ा 8, 2.25, तो ये हो गया 146.75 मिलीमीटर, ये आएगी लेंथ ऑफ लीफ। ओके, तो ये है पेपर। ओवरऑल एनालिसिस बताऊं तो बहुत इजी था। सेक्शन बी सी डी तो यानी सब्जेक्टिव पार्ट जो था वो तो टेक्स्ट बुक से था एज इट इज़, पूरा जो हमेशा होता है, और टेक्स्ट बुक से भी जो है मोस्ट प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस पूछे हुए थे जो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसमें कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। हाँ, सेक्शन ए में 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, उसमें बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट होप फॉर द बेस्ट। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।